हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बक्सर का युद्ध। तो द बैटल ऑफ बक्सर क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या क्या परिणाम निकल कर सामने आए, इन सारी बातों को अब भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो जो थी मेरी, वो रिलेटेड था पलासी के युद्ध से। तो द बैटल ऑफ पलासी क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या क्या परिणाम निकल कर सामने आए, आपको अगर ये जानना है तो आप मेरी पिछले वाली वीडियो को देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं पलासी का युद्ध बक्सर के युद्ध से काफ़ी रिलेट करता है। तो आपको बक्सर के युद्ध को समझने के लिए कहीं ना कहीं पलासी के युद्ध को भी थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। तो होता क्या है पलासी के युद्ध में, मीर जाफ़र को अगर मैं शॉर्ट तरीके से बताऊँ तो मीर जाफ़र जो कि एक काफ़ी विश्वास पात्र इंसान रहते हैं सिराजुद्दौला के, वो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ। और वो षड्यंत्र में शामिल होने के वजह से जो पलासी का युद्ध होता है उसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है इसी षड्यंत्र के वजह से। क्योंकि जो पलासी का युद्ध है उसमें सिराजुद्दौला की विशाल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मीर जाफ़र थे। और मीर जाफ़र चूँकि षड्यंत्र में शामिल थे इसलिए उन्होंने लड़ाई किए बिना ही कहीं ना कहीं जीत अंग्रेज़ों के नाम कर दी। और यहाँ पे एक सस्ती जीत मिल जाती है अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ इस तरीके से पलासी के युद्ध को जीत जाते हैं। तो जैसा कि क्लाइव ने वादा किया हुआ था कि अगर वो पलासी के युद्ध को जीतते हैं तो बंगाल का अगला नवाब मीर जाफ़र बनेगा। तो मीर जाफ़र को वादा के अनुसार जो है मीर जाफ़र को बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफ़र बंगाल के अगले नवाब बन जाते हैं। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम घटने के बजाय और बढ़ना स्टार्ट होता है। होता क्या है, मीर जाफ़र बंगाल का नवाब तो बन जाता है लेकिन उसके हाथ में पावर नाम मात्र का था। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो जो भी कुछ करना अगर कुछ खुद से भी करना चाहते थे तो उनको अंग्रेज़ों से अनुमति पहले उस चीज़ को करने के लिए लेनी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं मीर जाफ़र बंगाल की जो जनता था, बंगाल के जनता का कुछ भी भला नहीं कर पा रहे थे। भला सिर्फ यहाँ पे एक ही मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों का हो रहा था, सिर्फ कंपनी का ही भला हो रहा था। और कंपनी का जो धन का जो लालसा था, इच्छा था, वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा था। तो जिसको कि मीर जाफ़र पूरा करने में सक्षम नहीं हो रहे थे। और वो कहीं ना कहीं उनके अंदर विद्रोह की भावना फूट रही थी। और कहीं ना कहीं इन सारे बातों का ज्ञान अंग्रेज़ों के दिमाग में भी था। इसलिए वो कहीं ना कहीं दूसरे नवाब के तलाश में लग भी गए थे। और अंग्रेज़ों का ये तलाश पूरा हुआ मीर कासिम के पास जाके, क्योंकि मीर कासिम भी ऐसे ही किसी अवसर के तलाश में था। वो खुद भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो अभी अंग्रेज़ और मीर कासिम षड्यंत्र करते हैं मीर जाफ़र के ख़िलाफ़। लेकिन चूँकि बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ, इस बात का भली भांति ज्ञान मीर जाफ़र को होने के वजह से मीर जाफ़र ने बिना फाइट किए ही आत्मसमर्पण वहाँ पे मीर कासिम के पक्ष में कर दिया। तो मीर जाफ़र ने गद्दी को छोड़ दिया, नवाब के पोस्ट को उसने छोड़ा और इधर नवाब के पोस्ट पे बैठाया गया मीर कासिम को। तो मीर कासिम को पहले से ही यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस में अंग्रेज़ों ने ले लिया था कि भाई तुम्हें जो भी अंग्रेज़ बोलेंगे उन सारी बातों को तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मीर जाफ़र जैसा कि मानना नहीं चाहता था, वो सारे के सारे बातों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। चूँकि इसलिए मीर कासिम को अगला नवाब बनाया गया। और मीर कासिम उन सारे शर्तों को कहीं ना कहीं वो मानता भी था। इसलिए मीर कासिम को कहीं ना कहीं बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। तो अभी मीर जाफ़र ने गद्दी छोड़ा तो अब बंगाल के अगले नवाब मीर कासिम को बनाया गया। अभी जो मीर जाफ़र थे उनको 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर मंथ का एक छोटा सा राशि दिया जाने लगा एज अ पेंशन। तो मीर जाफ़र अभी उधर खुश हो जाते हैं। अभी चलता यहाँ पे मीर कासिम का स्टोरी है। तो मीर कासिम बंगाल के अगले नवाब बन जाते हैं। लेकिन मीर कासिम को भी कहीं ना कहीं पता था कि मीर जाफ़र के साथ में क्या हुआ, अंग्रेज़ों का मांग मीर जाफ़र भी पूरा करने में सक्षम नहीं था। तो मीर कासिम क्या करते हैं, नवाब बन जाते हैं। नवाब बनने के बाद मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया। आपको पता होगा मुंगेर आज के डेट में बिहार का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन पहले बिहार भी बंगाल में ही आता था, इसलिए उस टाइम के लिए मुंगेर भी बंगाल का ही एक हिस्सा था। तो वो राजधानी को मुर्शिदाबाद से चेंज कर देते हैं, जो कि ये आपको सिराजुद्दौला के टाइम मुर्शिदाबाद ही बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। और मीर जाफ़र के समय में भी मुर्शिदाबाद को ही राजधानी माना जाता था। लेकिन मीर कासिम सबसे पहले मुर्शिदाबाद को राजधानी
नहीं चेंज कर देते हैं और वो मुर्शिदाबाद की जगह मुंगेर को राजधानी मानने लग जाते हैं। और ऐसा करने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि मुर्शिदाबाद को वो षड्यंत्रों का केंद्र मानते थे, ठीक है, तथा कलकत्ता से दूर रहकर अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से वो दूर भी रहना चाहते थे। तो मैटर यहाँ पे मेन यही था कि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ किसी भी तरह का दखलंदाजी उनके राज्य के लिए करे, क्योंकि वो चाहते थे कहीं ना कहीं बंगाल का भी वो कुछ ना कुछ भला करना चाहते थे। अगर सबसे ज़्यादा बंगाल के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सोचने वाला शासक था तो वो मीर कासिम था, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया ताकि ब्रिटिश के दखलंदाजी से वो बच सकें। और मुंगेर जाने के बाद में उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्होंने अपनी सेना का गठन किया यूरोपीय पद्धति पर करने का, मतलब अपनी सेना का गठन उन्होंने भी यूरोपीय पद्धति पर ही गढ़ने का निश्चय किया। और उन्होंने मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था भी की। तो ये सारे उन्होंने वहाँ पे मुंगेर में रह के ये सारी स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया था। तो मुद्दा क्या है, कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि अंग्रेज़ों का मनमानी इतना बढ़ सकता है कि वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। और अंग्रेज़ मीर कासिम के समय में भी धन का लालसा उनका उसके बाद में प्लासी के युद्ध के बाद में और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने धन के मांग को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ऐसा बहुत सारा चलता गया। तो कहीं ना कहीं ये सब रीज़न बक्सर का युद्ध कराने में ये सारा रीज़न भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि बक्सर का जो युद्ध था, द बैटल ऑफ बक्सर, उसमें कौन से 3 सेनाएं शामिल थी। सबसे पहला था शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल एम्पायर थे, दूसरे थे शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे, और तीसरे थे मीर कासिम जो कि थे नवाब थे बंगाल के। तो शाह आलम द्वितीय जो थे उनको हम लोग अली गौहर के भी नाम से जानते हैं, और ये शाहजहाँ तृतीय को हटाकर गद्दी पे बैठे थे। और आलमगीर की जब हत्या हो गई थी तो ये उसके बाद पटना आ गए थे। और मीर कासिम, उनके बारे में मैंने अभी आपको बतलाया, सबसे ज़्यादा बंगाल के बारे में सोचने वाले ये शासक थे, और इसलिए अपनी राजधानी को ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देते हैं ताकि ब्रिटिशर्स जो है इनको दखलंदाजी नहीं कर पाए बंगाल की जनता का सेवा करने को लेके। वो जानते थे अगर वो मुर्शिदाबाद में रहते हैं तो ब्रिटिशर्स जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ दखलंदाजी, कंपनी अपना कुछ ना कुछ दखलंदाजी उनको करते रहेंगे, और वो इस वजह से अपनी जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, या तो फिर वो अपने बंगाल के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उधर से हट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसलिए भी कहीं ना कहीं बक्सर का जो युद्ध है उसको काफ़ी अहम माना जाता है। अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि, और इसको प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि इस युद्ध के परिणाम में तात्कालिक प्रमुख भारतीय शक्तियाँ जो थी उस टाइम की संयुक्त सेना, ठीक है, इकट्ठी थी, और उसके विरुद्ध अंग्रेजी सेना अकेली थी। और इस युद्ध को जीतने के बाद में जो अंग्रेजी सेना थी उनकी श्रेष्ठता जो होती है वो प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि 3 सेनाएं मिलकर भी विजय प्राप्त नहीं कर पाती है बक्सर के युद्ध में। और कहीं ना कहीं बक्सर का जो युद्ध था उसमें जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो एक साइड कौन थे, अंग्रेजी सेना, और दूसरा साइड था शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल एम्पायर थे, शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे, और तीसरा मीर कासिम जो कि नवाब थे बंगाल के। तो ये समझते हैं कि ये लड़ाई लड़ी कब गई थी। ये लड़ाई प्लासी के युद्ध के 7 साल के बाद लड़ी गई थी, यानी कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और जो बैटल ऑफ बक्सर था वो जस्ट इसके 7 साल के बाद लड़ा गया, यानी 1764 में। मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी अभी आगे देने वाला हूँ, लेकिन आपको बस मेनली ये याद रखना है कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, और इसके 7 साल के बाद यानी 1764 में द बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। तो मेन जो इसका कारण था वो यही था कि कंपनी ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। उनको बहुत ज़्यादा धन चाहिए था बंगाल से, जो कि कासिम पूरा नहीं कर पा रहे थे, नवाब पूरा नहीं कर पा रहे थे। और जो कंपनी के सेवक थे उन्होंने वृक्षों के नीचे न्यायालय लगाना शुरू कर दिया था, जबकि कासिम ये नहीं चाहते थे। नवाब चाहते थे कि जितने भी झगड़े हैं, झगड़ों का निपटारा नवाब की अदालत में ही किया जाए। और युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो दस्तक का दुरुपयोग भी था। दस्तक एक ऐसी प्रणाली थी जिससे कि मतलब जितने भी अंग्रेज व्यापारी हुआ करते थे,
तो क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं टैक्स में छूट दिया जाता था। और हाँ, तो दस्तक था एक डॉक्यूमेंट जिसको कि हर एक अंग्रेज व्यापारी को दिया जाता था। तो उससे क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स बिजनेसमैन हुआ करते थे उनको किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था नवाब को। और जो टैक्स पे करना था वो टैक्स सिर्फ पे करना किसको था, जो इंडियन बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो इंडियन व्यापारी हुआ करते थे, सिर्फ टैक्स उनके टैक्स से ही उनका ही टैक्स जो है नवाबों को मिला करता था। और ब्रिटिशर्स बिजनेसमैन 1 रुपये भी उस समय टैक्स पे नहीं किया करते थे, इस दस्तक के ही वजह से। और ये दस्तक प्रणाली का भी क्या हुआ, आने वाले समय में काफ़ी दुरुपयोग होने वाला। तो दुरुपयोग कैसे होने लगा, दुरुपयोग क्या हुआ इसका? दुरुपयोग बस इतना हो रहा था कि जो दस्तक अंग्रेज़ों को दी जाती थी, अब वो करते क्या थे, इस दस्तक को लेने के बाद में अंग्रेज़ों को तो टैक्स पे करना नहीं पड़ रहा था। अब वो करते क्या थे, इन सारे दस्तकों को, ये दस्तक को ये लोग बेचना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब ये करते क्या है, जो दस्तक था इनके पास वो इंडियन बिजनेसमैन को भी ये बेच दिया करते थे कुछ पैसे में। तो होता क्या था कि अभी ये क्या करते हैं, ये खुद तो टैक्स दे नहीं रहे हैं, लेकिन जो इंडियन बिजनेसमैन टैक्स दिया करते थे उनको भी ये जो है कुछ पैसे लेके दस्तक को बेच दिया करते थे। अब इससे होता क्या था कि जो इंडियन बिजनेसमैन हुआ करते थे उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इस वजह से क्या होता था, जो नवाब थे, नवाब को बहुत ज़्यादा जो कर था उसका हानि होने लगा। माना जाता है उस टाइम लगभग 25 लाख रुपए टैक्स का इससे हानि हो रहा था नवाब को। और ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है बक्सर के युद्ध का। तो इससे करते क्या है, इससे नवाब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि अंग्रेज़ तो खुद देते नहीं है टैक्स, और जो यहाँ पे भारतीय बिजनेसमैन टैक्स पे कर रहे हैं उनको भी ये कुछ पैसे लेके दस्तक को बेच दिया करते हैं। तो इसलिए नवाब जो है कासिम, वो करते क्या है, कासिम करते ये हैं कि दस्तक को हटा देते हैं। दस्तक को हटाने के बाद में अब होता क्या है, जैसे अंग्रेज़ों को टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है, उसी तरीके से पूर्ण रूप से टैक्स में छूट दे दी गई थी भारतीय व्यापारियों को, क्योंकि उनको पता था ये बात कि दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास में ही सिर्फ दस्तक है, फिर भी वो भारतीय व्यापारियों को दस्तक बेच देते हैं, जिस वजह से भारतीय व्यापारी भी वैसे भी टैक्स दे नहीं रहे हैं। तो वो करते क्या है कि पूर्ण रूप से ही टैक्स को हटा देते हैं। ना ही टैक्स पे करना था किसी भी ब्रिटिशर्स को, और ना ही टैक्स पे करना था किसी भी इंडियन बिजनेसमैन को। और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा। ब्रिटिशर्स खुद दस्तक अगर बेच दे रहे हैं तो वो चीज़ सही था, कहीं ना कहीं वो उनमें उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन ये जब नवाब खुद से ये जो टैक्स वाला प्रणाली है दस्तक, जब वो उसको हटा देते हैं और बोलते हैं किसी को कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स को काफ़ी बुरा लग जाता है। तो ये दो रीज़न भी कहीं ना कहीं अहम था बक्सर के युद्ध के लिए। जैसे कंपनी के जो सेवक थे वो वृक्षों के नीचे न्यायालय लगा दिया करते थे, जबकि नवाब चाहता था कि झगड़ों का निपटारा नवाब की अदालत में हो। और दूसरा दस्तक का दुरुपयोग, और दस्तक का दुरुपयोग क्या था वो मैंने भी आपको बतलाया। और मेनली इन्हीं सारे रीज़न्स के वजह से कहीं ना कहीं इन्हीं सारे झगड़ों के वजह से, परिणाम की वजह से कहीं ना कहीं बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में सामने आया। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया, इस युद्ध के रूप में 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के रूप में सामने आ गया। फिर बक्सर का युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्लासी के युद्ध से अधिक महत्व रखता था, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम में तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है, जैसा मैंने आपको बतलाया अभी। तो बक्सर बनारस के पूर्व में स्थित है, वहीं के एक मैदान में जहां अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाएं आपस में लड़ी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी सेना जो कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में थी। इन दोनों के बीच 23 अक्टूबर 1764, 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का निर्णायक युद्ध हुआ, और अंग्रेजी सेना ने यहाँ भी छल का सहारा लेते हुए असद खान शाहूमल, जो कि रोहतास के सूबेदार थे, और जुनैल आबदीन को नवाब की सेना से धन का लालच देकर अलग कर दिया। नवाब की सेना में ये लोग शामिल थे और इन लोगों को भी पैसे का लालच दिया गया, और पैसे का लालच देकर इन लोगों को नवाब की सेना से अलग कर लिया। ठीक है, तो अन्यथा इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया।
और बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इससे हुआ क्या था कि नवाब की सेना कमज़ोर भी काफ़ी हो गई थी। तो 5 फरवरी 1765 को मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र जो कि नजमुद्दौला नाम था पुत्र का, ठीक है, उसको अपने संरक्षण में बंगाल का अगला नवाब बना दिया। तो चूंकि मीर कासिम अभी विद्रोह कर चुके थे, तो बंगाल का नवाब बनाए रखना अंग्रेज़ों के लिए ये तो समझदारी का बात उनको लगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, मीर जाफ़र के जो पुत्र थे जिनका नाम था नजमुद्दौला, अंग्रेज़ों ने अपने संरक्षण में नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाना तय किया। वो भी कुछ शर्तों के साथ, कि उनको बस वही शर्तें थी कि अंग्रेज़ जो भी बोले उनको कहना मानना होगा ही होगा। ये सारे शर्तों के साथ में नजमुद्दौला को कंपनी ने बंगाल का अगला नवाब बनाया। तो लड़ाई के बाद में शाह आलम के साथ में होता क्या है, तो बंगाल का नवाब इनको बना दिया गया। फिर बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद जो शाह आलम थे, जहाँ पहले ही अंग्रेज़ों की शरण में आ गए थे, ये जो है सरेंडर कर चुके थे पहले ही। तो होता क्या है कि इनके सरेंडर करने के बाद में वहीं जो अवध के नवाब थे वो कुछ दिनों तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैनिक सहायता हेतु भटकने के बाद लास्टली वो 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी को युद्ध में हर्जाने के रूप में वो 50 लाख रुपये देना स्वीकार करते हैं। और 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुग़ल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। और ये इलाहाबाद की प्रथम संधि जो थी वो निम्न प्रकार से थी। उनको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये इलाहाबाद की संधि जो थी उसकी शर्तें क्या क्या थी। तो पहली जो शर्त थी वो ये थी कि मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी और बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपये शाह आलम द्वितीय को दिए। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों को दीवानी हो सकता है मैं भी समझ में नहीं आए। तो दीवानी क्या होती थी? दीवानी यहाँ पे ऐसा है कि मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो दीवानी थी वो कंपनी को सौंप दी थी। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये 3 राज्यों से जितने भी टैक्स आने वाले थे, जितने भी टैक्स मिलने वाले थे, वो अभी अंग्रेज़ ही कलेक्ट करते, वो अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कलेक्ट करने वाले थे। यानी नवाब अब तक जिससे टैक्स लेना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो टैक्स जो है कलेक्ट करने वाले थे। अब तक तो नवाब, मुग़ल बादशाह ये सोच रहे थे कि अंग्रेज़ जो है टैक्स देते नहीं है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे मुग़ल बादशाह और नवाब जो है इनको टैक्स पे करने वाले थे। तो यही यहाँ पे दीवानी से तात्पर्य है। तो ये सारा का सारा जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनसे जो भी टैक्स कलेक्ट होने वाला था वो अंग्रेज़ों को मिलने वाली थी। मतलब ये आप टैक्स देने के जगह टैक्स आप लेने लग गए थे। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या था? दूसरा पॉइंट इसका ये था कि एक फरमान के तहत मुग़ल बादशाह ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। ठीक है, एक फरमान दिया गया जिसके तहत बादशाह ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। और तीसरा पॉइंट ये था, इस संधि का तीसरा पॉइंट ये था कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुग़ल बादशाह को दे दिया। ठीक है, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला से कड़ा लेते हैं और मानिकपुर लेते हैं, और मानिकपुर और कड़ा लेने के बाद में वो किसको दे देते हैं? मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को ये सौंप देते हैं। तो आई होप आपको बक्सर का युद्ध समझ में आया होगा, और अगर आपको बक्सर का युद्ध समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो नहीं पसंद आए तो आप इस वीडियो को अनलाइक करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।